हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, स्पेशली क्लास 8th के बच्चों के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की NCERT बुक का चैप्टर नंबर 1 लेंगे, जो कि है रेशनल नंबर्स। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ताकि हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कुछ नंबर सिस्टम्स की। तो उसमें कुछ नंबर्स आते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनिटी तक चलते हैं। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि सबसे अंतिम नेचुरल नंबर कौन सा होगा, क्योंकि ये इनफिनिटी तक चलते हैं। इनको सिंपली हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो बच्चों काउंटिंग को हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोला जा सकता है और इसको n से डिनोट किया जा सकता है। अब आते हैं बच्चों होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो होल नंबर्स में भी हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि सबसे अंतिम होल नंबर्स कौन सा होगा। तो 0 से स्टार्ट होंगे लेकिन ये नंबर्स। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा बच्चों कि जो 1 है, 1 नेचुरल नंबर्स में आएगा या फिर होल नंबर्स में आएगा? तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 नेचुरल नंबर्स में भी है और 1 होल नंबर्स में भी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 0 की, तो 0 एक होल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा। लेकिन 1 जो होगा वो होल नंबर भी हो सकता है और नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो बच्चों, अब क्वेश्चन आपके लिए यह है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे? तो आपका आंसर होगा यस, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि होल नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 ये सब भी आए हुए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे? नहीं, सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। हाँ, कुछ होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर नहीं होंगे। उसमें आप 0 को छोड़ें, 0 नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि 0 जो है होल नंबर्स की कैटेगरी में आता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी होल नंबर्स सभी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है इंटीजर्स। बच्चों, इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा नंबर लाइंस पे नंबर्स लिखते हैं तो 0 1 2 3 4 5। और अगर नंबर लाइन पे देखें 0 से पहले अगर हम कुछ नंबर लिखते हैं तो वो होते हैं -1 -2 -3, इस तरीके से। और ये भी इन्फिनिटी तक चलेंगे। और ऐसे ही आगे को भी अगर देखेंगे तो ये भी इन्फिनिटी तक चलेंगे। तो 0 से राइट साइड को जो भी नंबर लिखे होंगे, 0 के आगे जो भी नंबर लिखे होंगे, इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 से नीचे जितने भी नंबर लिखे होंगे, 0 से छोटे जितने भी नंबर्स होंगे, उनको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। तो 0 को क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो नेगेटिव इंटीजर्स होता है, इसको हम न्यूट्रल इंटीजर्स पढ़ते हैं, क्योंकि इसके आगे हम ना तो प्लस लगा सकते हैं ना तो हम इसके आगे माइनस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होंगे? यस, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स में भी 1 2 3 4 ये नंबर्स आते हैं। क्या सभी होल नंबर्स इंटीजर्स होंगे? यस, सारे होल नंबर्स भी इंटीजर्स हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स के सेट में भी 0 से नंबर स्टार्ट हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो हम ये बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स की कैटेगरी में ही आएंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे फ्रैक्शंस की। बच्चों, फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जैसे मैंने सपोज एक नंबर लिखा हुआ है 3/6, 4/10, ये नंबर्स लिखे हुए हैं हमने। तो फ्रैक्शंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक टॉप पोर्शन होता है, एक बॉटम पोर्शन होता है। टॉप पोर्शन को हम बोलते हैं न्यूमरेटर्स एंड इसको हम n से डिनोट करते हैं, और जो बॉटम पोर्शन है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर्स, इसको हम d से इंडिकेट करते हैं।
और न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों इंटीजर्स होंगे, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो। तो इसमें दोनों नंबर्स जो है न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर इंटीजर्स होंगे। तो इस प्रकार से अगर देखें तो फ्रैक्शंस दो तरीके के हो सकते हैं। पॉजिटिव फ्रैक्शंस हो सकता है हमारा पॉजिटिव फ्रैक्शंस, जैसे कि सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिखा 3/12, ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शंस है क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव का साइन माना जाएगा अगर कोई भी साइन नहीं है तो नेक्स्ट होता है बच्चों नेगेटिव फ्रैक्शंस। नेगेटिव फ्रैक्शंस क्या होते हैं? नेगेटिव फ्रैक्शंस को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा या तो न्यूमिनेटर्स या फिर डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव में होना चाहिए, चाहे वो न्यूमिनेटर्स हो चाहे वो डिनोमिनेटर्स हो, दोनों में से एक कोई नेगेटिव साइन के साथ होगा। जैसे कि एग्जांपल्स अगर देखते हैं हम इसमें, तो एग्जांपल हम लिख सकते हैं जैसे कि 6/14, इसमें एक नेगेटिव का कर दिया 6, तो ये हमारा एक नेगेटिव फ्रैक्शंस होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जितना भी चाहे वो पॉजिटिव फ्रैक्शंस हो चाहे वो नेगेटिव फ्रैक्शंस हैं, वो सब एक रेशनल नंबर्स की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम टॉपिक लेते हैं हमारा रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। वो सभी नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें q जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये आपके कंडीशंस होती है रेशनल नंबर्स की। इसमें q है वो 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे आपने देखा होगा नेचुरल नंबर, सपोज दैट मैंने एक नंबर लिखा है, मान लो यहाँ पे 2 लिखा, मैंने एक होल नंबर लिख दिया 0, मैंने एक यहाँ पे इंटीजर्स लिखा है नेगेटिव इंटीजर, सपोज दैट मैंने नेक्स्ट कोई नंबर लिखा डेसिमल नंबर लिख दिया, सपोज दैट मैंने 0.5। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी नंबर्स p/q फॉर्म में नहीं, लेकिन इनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? आप जानते हैं जैसे कि 2 है तो इसके डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली 1 होगा, 0 है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, 6 है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, 0.5 है तो इसके डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, 1 होगा। तो आप देख सकते हैं कि चाहे वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स हैं, कोई इंटीजर्स है या कोई डेसिमल है या ऑलरेडी कोई एक फ्रैक्शंस भी हो सकता है, तो ये सभी आपको रेशनल नंबर्स फॉर्म में लिखे हुए दिख रहे हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, चाहे कोई इंटीजर है या फिर कोई डेसिमल नंबर्स है, ये सभी रेशनल नंबर्स होते हैं बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल नंबर या कोई फ्रैक्शंस भी हो सकता है, वो सभी रेशनल नंबर कहलाए जाते हैं। अब बच्चों रेशनल नंबर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, एक होते हैं पॉजिटिव, दूसरे होते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स। आर इनका मतलब यहाँ पे रेशनल नंबर्स है। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि 3/9 ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है, 4/20 ये भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि सपोज दैट -2/8, 3/-9, ये सारे नंबर आप देख सकते हैं ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। नेगेटिव रेशनल नंबर्स में आपको ये ध्यान रखना है या तो n या फिर d कोई एक नेगेटिव होना चाहिए बच्चों। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो बच्चों कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहलाया जाएगा जब उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, और दूसरी बात n और d का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। जैसे कि सपोज दैट मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ 3/5, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 को ओनली 1 से डिवाइड किया जा सकता है और 5 को भी ओनली 1 से डिवाइड किया जा सकता है। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए n और d का। तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है किसी भी रेशनल नंबर्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं
अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो मैं सारी प्रॉपर्टीज को पहले आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये चारों प्रॉपर्टी आपको वन बाय वन पढ़नी है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ अ रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो रेशनल नंबर अगर लेते हैं हम तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट और उनका डिवीजन अगर हम करते हैं तो वो भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं एडिशन के लिए अगर हम करते हैं दो रेशनल नंबर हम लेते हैं, जैसे कि एक रेशनल नंबर लिया है नंबर 1 और दूसरा रेशनल नंबर ये लिया हुआ है हमने, तो अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आंसर भी एक रेशनल नंबर आएगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल सपोज दैट 2/8 प्लस 3/8। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा हमारा 3 and 2 5, 5/8। तो जैसे कि हम देख सकते हैं 2/8 ये भी एक रेशनल नंबर है, 3/8 ये भी एक रेशनल नंबर है। तो जो हमारा आंसर बना 5/8 तो ये भी क्या बन गया एक रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं तो सब्ट्रैक्शन में भी अगर एक रेशनल नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है दूसरे रेशनल नंबर से तो आंसर भी हमारा एक रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 6/9 माइनस कर लेते हैं इसमें से 5/9। सो हमारा आंसर बचेगा 6 - 5 दैट इज 1/9। तो हम देख सकते हैं कि 1/9 भी एक रेशनल नंबर ही आया, जैसे कि हमने एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया था। तो अब अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तो सेम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी होगा। अगर एक रेशनल नंबर्स को दूसरे रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं सपोज दैट 2/7 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4/8। तो इसका जो आंसर बनेगा 4 2 8, 8 7 56। तो हम देख सकते हैं कि एक रेशनल नंबर और दूसरे रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे आंसर भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। अब अगर डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन में भी सेम प्रॉपर्टी होती है। एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो आंसर जो आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही बनेगा। जैसे कि एग्जांपल इसका अगर देख सकते हैं हम, एक रेशनल नंबर सपोज दैट मैंने 10 लिखा हुआ है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो आप देख सकते हैं कि 10 भी एक रेशनल नंबर है, इसके अपॉन में 1 माना जाएगा। 5 भी एक रेशनल नंबर है, इसके अपॉन में भी 1 है। तो अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूं तो आंसर भी हमारा एक रेशनल नंबर ही आएगा जो कि 2 है। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, रेशनल नंबर को अगर हम दूसरे रेशनल नंबर सपोज दैट मैंने यहाँ पे 0 लिया हुआ है, तो अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। इस केस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी केसेस में डिवीजन के केस में ये अप्लाई होगा, बट डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन बाय 0 हम कह सकते हैं कि ये डिफाइंड नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं सपोज यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ 10 डिवाइड बाय 0, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये नॉट डिफाइंड होगा। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्सेप्ट डिवीजन बाय 0। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं जो कि होने वाली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो रेशनल नंबर्स के एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस के लिए ही अप्लाई होती है। ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होती है। इस प्रॉपर्टी में क्या कहा जाता है कि अगर सपोज हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं p प्लस q, तो हम उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा p प्लस q, तो हम यहाँ पे इसको q प्लस p के फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि दोनों रेशनल नंबर्स का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि q को आगे लिख सकते हैं और p को पीछे लिख सकते हैं। तो आंसर आपका इस केस में भी सेम ही आएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं 2/5 प्लस 3/10। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसको मैं इस ऑर्डर पे भी सॉल्व कर सकता हूँ, यानी कि 3/10 को हम आगे लिख देंगे और 2/5 को हम
पीछे लिख देंगे। तो देखेंगे कि दोनों केस में आंसर हमारा सेम आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसका एलसीएम ले लेंगे 10 और 5 का 10, 5 की टेबल पढ़ेंगे टेंस में जो कि जाएगी 2 टाइम्स, तो 2 को 2 से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4, प्लस 10 की टेबल्स 10 में पढ़ेंगे जो कि 1 टाइम जाएगी, तो 3 को 1 से इंटू करेंगे, आंसर आएगा 3। सेम इधर भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 10, 10 की टेबल्स 10 में पढ़ेंगे 1 टाइम, 3 1 जा 3, प्लस 5 की टेबल 10 में 2 टाइम्स, 2 2 जा 4। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बचा 7/10 और यहाँ भी देख सकते हैं हम कि आंसर हमारा क्या आया है 7/10। तो हम कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो दो इंटीजर्स के एडिशंस के लिए अप्लाई की जा सकती है। हम इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं लेकिन आंसर हमारा चेंज नहीं होगा। यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन कैसे अप्लाई होती है। सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं a मल्टीप्लाइड बाय b, तो इसको हम b मल्टीप्लाइड बाय a भी लिख सकते हैं। इन दोनों केस में आपका आंसर चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं इसमें 10 इंटू 5 और यहाँ पे हम 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो आंसर अगर देखते हैं 5 10 जा 50 एंड इधर भी आंसर आपका 50 आएगा। तो हमने क्या किया, हमने ओनली इन नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया हुआ है। जैसे इसमें 10 आगे लिखा हुआ है तो हमने इसमें 10 पीछे लिख दिया, तो हमारे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आया। ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम चेक करते हैं क्या ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई होती है या फिर नहीं होती है। सपोज हमारे दो नंबर से, दो रेशनल नंबर से a और b, a में से b को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो क्या मैं b में से जब a को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर मेरा सेम आएगा। तो एक बार चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं 20 - 5, तो हम क्या 5 - 20 लिखने पे भी आंसर सेम पाएंगे। तो हम देखते हैं 20 में से अगर 5 को माइनस करते हैं हम तो आपका आंसर यहाँ पे बचेगा 15, जबकि 5 में से 20 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे आंसर बचेगा माइनस का 15। तो हम देख सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होती है। अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं तो भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। सेम वे में अगर आप देख सकते हैं तो ये प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए भी अप्लाई नहीं होती है। जैसे कि सपोज एक नंबर है a, इसको हम डिवाइड करते हैं b से, तो अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज करके लिखता हूँ b डिवाइड बाय a तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। जैसे कि एग्जांपल 35 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ 7 डिवाइड बाय 35, तो हम देखेंगे कि दोनों केस में हमारे आंसर अलग आएंगे, यहाँ पे आंसर बिल्कुल भी सेम नहीं आएगा। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओनली एंड ओनली होल्ड करती है एडिशंस के लिए और मल्टीप्लिकेशंस के लिए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को बच्चों रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको बता दूं केवल एडिशंस के लिए और मल्टीप्लिकेशंस के लिए ही अप्लाई होती है किसी भी रेशनल नंबर की। तो सपोज हमारे पास तीन रेशनल नंबर्स हैं p, q एंड r। तो अगर मैं इनको एडिशन फॉर्म में लिखता हूं तो मैं यहाँ पे p प्लस q प्लस r, q प्लस r को मैंने ब्रैकेट में लिखा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं ये कर सकता हूँ इधर इक्वल टू में कि p के साथ q को लिख सकता हूँ एसोसिएट करके और r को बाहर लिख सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे p को बाहर लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे p के साथ q को एसोसिएट करके r को बाहर लिख दिया। तो इस केस में भी आंसर हमारा एक जैसा ही आएगा। तो जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं 3 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू, अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने p के साथ q को एसोसिएट किया है। तो ये p था, ये q था, तो यहाँ पे हम 3 के साथ 4 को एसोसिएट करेंगे और r को हम बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पे r की वैल्यू देखी जाए तो 9 है, तो हम 9 को यहाँ पे बाहर लिख देंगे। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर एक जैसा आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं इसको ऐड करके 16 और इधर भी हमारा आंसर कितना आया 16। तो हम कह सकते हैं कि इनको एसोसिएट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे q और r को रीअरेंज करके हमने p और q को रीअरेंज कर दिया है। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ेंगे और ये अप्लाई होगी नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशंस के लिए। जैसे कि हम बोल सकते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशंस, सपोज p मल्टीप्लाइड बाय q इंटू r। तो
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P और Q को एसोसिएट कर सकते हैं, P इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाय R। यहाँ पे एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 4, तो हम 3 और 5 को नेक्स्ट एसोसिएट करेंगे, 3 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो अगर हम आंसर देखते हैं 60, और यहाँ पे भी आंसर आएगा 60, तो हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशंस के लिए और मल्टीप्लिकेशंस के लिए अप्लाई होती है। सो वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली, नॉट फॉर द सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन्स। अगली प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बच्चों क्या होता है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर्स हैं, 3 रेशनल नंबर्स हैं, तो वो किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c, जैसे कि आप देख सकते हैं b प्लस c को ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, जो मल्टीप्लाइज के बाहर a लिखा है इसको हम b से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसी a का मल्टीप्लाई हम c से भी करेंगे। तो a मल्टीप्लाइड बाय b ए बी, देन प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद a मल्टीप्लाइड बाय c, तो ए सी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस a का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स के साथ करना पड़ेगा हमें, और बीच में साइन आएगा प्लस का। तो इस वाली प्रॉपर्टी को बोल सकते हैं हम मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशंस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है ऐसे नंबर्स के साथ जो ऑलरेडी एडिशंस में अंदर लिखे हुए हैं, जैसे कि b प्लस सी। नेक्स्ट अगर मैं इसका एग्जांपल देखता हूं, तो एग्जांपल की हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 5 ब्रैकेट 3 प्लस 7। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखिए यहाँ पे a इंटू बी करना है, यानी कि 5 इंटू 3। अब प्लस का साइन लगाएंगे हम यहाँ पे, 5 का इंटू 7 से भी करना होगा। तो देखिए 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। तो आंसर अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर आएगा 50। और अगर इसको लेफ्ट पोर्शन में भी सॉल्व करते हैं तो भी आंसर देख लीजिए कितना आएगा, 7 और 3 आपका 10 होता है, 10 और 5 जा 50। तो हम देख सकते हैं कि दोनों साइड में आंसर सॉल्व करने के बाद एक जैसा आया हुआ है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शंस की, यानी कि ये भी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं ये आपस में सब्ट्रैक्शंस फॉर्म में होंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शंस। तो सेम इसमें भी आपको करना है, a का मल्टीप्लाई b से भी किया जाएगा, a का ही मल्टीप्लाई c से भी किया जाएगा। तो जब इसे ओपन करेंगे तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी लिखा जाएगा। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज 4/5 ब्रैकेट 3/5 माइनस 2/5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4/5 का मल्टीप्लाई 3/5 से भी करेंगे और 2/5 से भी करेंगे, माइनस 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 2 1/5, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करते हैं, 4 3 जा 12/25 माइनस 4 2 जा 8/25। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 4 1 जा 4/25 एंड 12 माइनस 8 दैट इज ऑल्सो 4/25। सब्ट्रैक्शंस में है तो डिनोमिनेटर हम 25 ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों केस में आंसर आपका सेम आया है। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि हम कह सकते हैं रोल ऑफ जीरो। जीरो का क्या रोल होता है, तो क्या होगा अगर हम किसी रेशनल नंबर्स में जीरो ऐड करेंगे। तो सपोज आपके पास एक रेशनल नंबर है a/b, इसमें अगर आप जीरो ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। इसी को बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि रोल ऑफ जीरो। किसी भी रेशनल नंबर्स में जीरो ऐड करने पे एक रेशनल नंबर ही आता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका हम, 5/6 प्लस 0 इज इक्वल टू 5/6। तो यह है एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी।
तो नेक्स्ट आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि रोल ऑफ 1। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई एक रेशनल नंबर है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर भी एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, जैसे 5/8 इसको मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे बच्चों तो आंसर भी हमारा 5/8 ही आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगला आता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसे हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर ही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। सपोज दैट हमारे पास एक रेशनल नंबर्स है a/b, तो a/b का एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा इसके लिए कि उसको अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि a/b का एडिटिव इनवर्स होगा -a/b। तो एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखते हैं कि 5/7 प्लस -5/7 तो आंसर आपका 0 आएगा। तो अब एक एग्जांपल और करते हैं हम। अगर आपसे पूछा जाए कि -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -3 का एडिटिव इनवर्स होगा बच्चों 3। अगर हम बात करते हैं -1/4 की, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा 1/4। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है बच्चों कि 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। कमेंट में आप अपने आंसर दीजिएगा। बच्चों नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल्स होते हैं किसी भी नंबर के। जैसे कि सपोज दैट आपका एक रेशनल नंबर है p/q, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा q/p। यानी कि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर था वो यहाँ पे न्यूमिनेटर हो चुका है और जो यहाँ पे न्यूमिनेटर था वो यहाँ पे डिनोमिनेटर हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपसे कहता हूँ कि 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 7/5। अगर आपसे बात करते हैं कि -3/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो -3/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -6/3। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे नंबर में माइनस दिया हुआ है तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कोई माइनस चेंज नहीं करना है, वहाँ पे भी माइनस रहेगा, बस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर था वो यहाँ पे न्यूमिनेटर बन जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि -3/8 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। अब अगर हम देखते हैं तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ तो हमारा बचा 3/8। तो इसका आंसर क्या होगा 8/3, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का हो चुका है तो आंसर में भी हम प्लस का ही साइन लिखेंगे। तो बच्चों अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो अपने आंसर आप कमेंट में दीजिएगा सभी। तो बच्चों यही थे चैप्टर नंबर 1 से जुड़े हुए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बच्चों आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।